बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 8 का चैप्टर 7 का लेक्चर देखेंगे और आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स पे देखते हैं आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम टॉपिक वाइज के लेक्चर एंड कर चुके हैं। आज इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज ए में हमारे पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट अवेलेबल होती है, आपने उसके अगेंस्ट जो आपको चॉइसेस अवेलेबल है, मीन इस केस के अंदर ए बी सी 3 चॉइसेस अवेलेबल है, आपने स्टेटमेंट की बेस के ऊपर बेस्ट जो चॉइस है वो आपने आइडेंटिफाई करनी होती है, उसको आपने फिर आंसर डिक्लेयर करना होता है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर करना क्या होता है, आपने अच्छी तरह जरा इसको रीड आउट करना है। जो स्टेटमेंट है आपकी रीड आउट करने के बाद आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट किस एरिया से ली गई है। फिर उस एरिया के जो कॉन्सेप्ट थे, मीन जो टॉपिक था उसके कॉन्सेप्ट लिए थे आपने, उन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में लेके आए और उसके बाद आप ये देखें कि बेस्ट जो चॉइस है वो कौन सी हो सकती है। उसके साथ साथ आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि आपने तमाम जो चॉइसेस हैं आपके पास मौजूद हैं या ऑप्शंस मौजूद हैं, उसको आपने रीड आउट जरूर करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको ऑप्शन ए जो वो सही दिखाई देती है तो आप बी और सी को रीड आउट ना करें और ए को जो वो सिलेक्ट कर लें। आपने तीनों को एक दफ़ा रीड आउट जरूर करना है। अब स्टूडेंट देखते हैं नंबर 1 में हमारे पास क्या है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। अब लार्जेस्ट ऑफ ऑल किस चीज़ में है, आपके ए है पैन, बी लैन एंड सी इज वैन। नेटवर्क के अंदर हमने जो लेक्चर्स दिए थे उस लेक्चर्स के अंदर हमने इनको डिटेल के साथ पढ़ा था। पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, अब नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि आपने लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो वाइड का मतलब जो है वो लार्जेस्ट ही होता है, मीन बड़ा। लैन का मतलब है कि आपकी विद इन बिल्डिंग या विद इन फ्यू या 1 या 2 किलोमीटर के अंदर अंदर, और पैन आपका जस्ट पर्सनल एरिया नेटवर्क जो ब्लूटूथ के थ्रू आप जो कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका जो लार्जेस्ट ऑफ ऑल होगा कौन सा होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप नाम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर इसमें हो सकता है। तो इस केस में आपकी जो ऑप्शन सी है दैट वुड बी द बेस्ट चॉइस। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ बैकबोन केबल। अगेन लेक्चर्स को माइंड में लेके आए और ये देखेंगे बैकबोन केबल का कॉन्सेप्ट आपने किस जगह पे रीड आउट किया था। अब ऑप्शन देख लेते हैं और फिर इस ऑप्शन को रिलेट करेंगे बैकबोन केबल के साथ। ऑप्शन ए इज लीनियर या बस टोपोलॉजी, बी इज रिंग टोपोलॉजी एंड सी इज स्टार टोपोलॉजी। स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी के बारे में हमने लेक्चर्स के डिटेल से पढ़ा था और किस टोपोलॉजी में आपने देखा था कि एक बैकबोन केबल होती है और तमाम कंप्यूटर्स उसके साथ अटैच होते हैं। अगर वो केबल किसी वजह से डिस्कनेक्ट होती है तो आपका इंटायर जो नेटवर्क है वो क्या करता है, वो डाउन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये काम हमने ऑप्शन ए लीनियर या बस टोपोलॉजी के अंदर देखा था कि एक बस की शक्ल में आपकी एक जो टोपोलॉजी बनती है, मीन एक केबल के ऊपर तमाम सिस्टम जो अटैच हो जाते हैं और उस केबल को जिससे तमाम सिस्टम अटैच है उसको हम क्या नाम देते हैं, बैकबोन केबल का। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने कि बैकबोन केबल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बस टोपोलॉजी में है, जिसको आप लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 3, आईपी स्टैंड्स फॉर। हमने टीसीपी आईपी की बात की थी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके साथ आईपी प्रोटोकॉल की हमने बात की थी। सो आईपी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, दिस इज प्रोटोकॉल, पी फॉर प्रोटोकॉल और आई फॉर इंटरनेट। सिंपल इस तरह याद रखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। पी जो है वो प्रोटोकॉल के लिए और आई जो है वो इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होगा इन शॉर्ट फॉर्म उसकी आईपी होती है। देखते हैं ऑप्शंस क्या हमारे पास। ऑप्शन ए इज इन प्रॉक्सिमिटी, बी इंटरपर्सनल एंड सी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपकी ऑप्शन सी जो इस केस में आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अब स्टूडेंट देखते हैं नंबर 4 के ऊपर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और उस पर जो ऑप्शन हमें दी गई हैं उन ऑप्शन से बेस्ट ऑप्शन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 4, व्हाट डज आई इन एनआईसी स्टैंड फॉर। अब स्टूडेंट पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनआईसी है क्या। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। तो ये एब्रिविएशन आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आई क्या है, बेसिकली इंटरफेस को जो वो रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सी है। ए इज इंटरचेंज, बी इज इंट्रोड्यूस, सी इज इंटरफेस। तो आपके जो बेस्ट आंसर है इस केस के अंदर वो क्या होगा, ऑप्शन सी इंटरफेस, क्योंकि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। तो ऑप्शन सी इस केस में आप जो वो सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंटेलिजेंट हब। अब इसमें पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हब जो है
वो क्या है और उसको आपने कहाँ पे यूज़ किया था। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आपने स्टेटमेंट को रीड आउट करने के बाद आपने उसका एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो हब आपने किस एरिया के अंदर पढ़ी थी, जहाँ हमने टोपोलॉजीज को देखा था। उसमें हमने स्टार टोपोलॉजी की जब बात की थी, वहाँ पे हमने हब की बात की थी। क्या करती है हब, कि आपके तमाम सिस्टम जो हब के साथ अटैच होते हैं। मीन हब इज़ अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। अगर किसी सिस्टम ने भी किसी दूसरे सिस्टम को मैसेज भेजना है तो हब के थ्रू ही दूसरे सिस्टम तक जाएगा। डायरेक्टली कोई भी सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता या कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हब के साथ हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंटेलिजेंट हब का भी। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है और उसमें से हमारी बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है। ए इज RJ45, बी इज NIC, सी इज स्विच। और स्टूडेंट्स इसमें बेस्ट आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको तीनों का पता होना चाहिए कि तीनों करते क्या। हमने लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल के साथ देखा था। RJ45 आपका कनेक्टर होता है, NIC इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कि जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क के ऊपर यूज होती हैं उनके अंदर ये एक कार्ड लगा होता है, ये फिजिकल कार्ड होता है, डिवाइस पे मौजूद होता है, जिसके थ्रू डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। थर्ड वन इज स्विच। तो याद रखिएगा इंटेलिजेंट हब हम किसको कहते हैं, हम स्विच को कहते हैं। मीन स्टार टोपोलॉजी के अंदर आप हब भी यूज कर सकते हैं एज ए सेंट्रलाइज डिवाइस, और स्विच को भी एज ए सेंट्रलाइज डिवाइस यूज किया जा सकता है। लेकिन स्विच है उसके अंदर कैपेबिलिटीज ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू हब के। तो इस केस में आपका जो ऑप्शन सी है दैट वुड बी बेस्ट आंसर। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास MCQs कि एक स्टेटमेंट आपको अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट आपके पास कुछ ऑप्शंस होती हैं, आपने बेस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो इस तरह आप जो आंसर अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज बी इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास स्टेटमेंट अवेलेबल है, उसमें एक ब्लैंक स्पेस है, आपने अप्रोप्रिएट जो कीवर्ड्स हैं उनको यूज करते हुए उस ब्लैंक स्पेस को जो फिल आउट करना होता है। सो लेट्स सी नंबर 1 क्या है। इन द डैश टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब और स्विच। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे आंसर में कुछ टोपोलॉजी आएगी। आपने टोपोलॉजी जो पढ़ी थी उनको जेहन में लेके कौन कौन सी आपने टोपोलॉजी जो रीड आउट की थी। मीन लीनियर बस टोपोलॉजी थी, एक रिंग टोपोलॉजी थी और स्टार टोपोलॉजी थी। अब उसके बाद ये देखें कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर आप एक सेंट्रलाइज डिवाइस यूज करते हैं जिसको हब या स्विच का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसी एक ही टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा स्टार। Number 2, the dash is an 8-wire connector. It is used to connect the hub or switch to the nodes. 8-wire connector आपका कौन सा होता है, एक ही कनेक्टर हमने पढ़ा था, that is RJ45। तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर दें, RJ45। RJ stands for registered jack. Number 3, the dash is a collection of documents that are written and encoded using hypertext markup language। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब की ये डेफिनेशन है, मीन WWW जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी वर्ल्ड वाइड वेब। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वर्ल्ड वाइड वेब। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नंबर 4 के ऊपर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है, उसके अंदर जो हमारे पास ब्लैंक स्पेस है उसको हम फिर कैसे किसी अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ फिल आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी नंबर 4, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ वेबसाइट वेयर वेब शॉपिंग इज पॉसिबल। स्टूडेंट्स लेक्चर्स के अंदर हमने इसकी एग्जांपल करके देखी थी और एक ही वेबसाइट हमने देखी थी amazon.com। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी amazon.com। amazon.com। आप इससे पहले www लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो ये आपकी वेबसाइट है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर स्टेटमेंट अवेलेबल है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, तो क्या हो सकता है। सो एक्सरसाइज सी के अंदर टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। स्टेटमेंट अवेलेबल है, चेक करना है कि ट्रू फॉल्स है या राइट रॉन्ग है। तो कैसे हम चेक कर सकते हैं, ये कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। W से वाइड, A से एरिया, N से नेटवर्क। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है दिस इज राइट स्टेटमेंट। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसको मैं राइट कर देता हूं। नंबर 2, देयर इज फाइनेंशियल बेनिफिट इन बाइंग अ मेन फ्रेम कंप्यूटर रादर देन मेनी पर्सनल कंप्यूटर्स। सो डिफरेंट कंपनीज जो है वो कंप्यूटर्स को यूज करती हैं अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए। तो अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स उनको यूज़ करने पड़े, जो पर्सनल कंप्यूटर मीन जो हम लोग घरों के अंदर यूज़ करते हैं या आपके कंप्यूटर लैब्स के अंदर यूज़ होते हैं, उन कंप्यूटर्स की बजाय कंपनीज जो प्रेफर कर रही है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं।
ये बात यहाँ पे कही गई है, लेकिन हमने लेक्चर्स के अंदर देखा था और हमने बुक में भी देखा था, रीड आउट किया था कि ऐसा नहीं होता। कंपनीज प्रेफर करती हैं पर्सनल कंप्यूटर्स को रादर देन मेन फ्रेम। लार्ज कंप्यूटर्स की जाए वो पर्सनल कंप्यूटर्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं और उनको परचेज करती हैं क्योंकि वो उनके फाइनेंशियल कॉस्ट को कम करता है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, देयर इज़ फाइनेंशियल बेनिफिट इन बाइंग अ मेन फ्रेम कंप्यूटर रादर देन मैनी पर्सनल कंप्यूटर्स, ये आपकी क्रॉस मीन, इसको रॉन्ग स्टेटमेंट हम कहेंगे। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। नंबर 3, सर्किट स्विच्ड नेटवर्क डज नॉट इंश्योर डेडिकेटेड चैनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। अब फ्रेंड्स पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सर्किट स्विच नेटवर्क होता क्या है, और अगर ये एक नेटवर्क हमारे पास ये मौजूद है तो इसका मतलब कोई और नेटवर्क भी होगा जिसके बारे में हमने बात की थी लेक्चर्स के अंदर, दैट वुड बी पैकेट स्विच नेटवर्क। तो फ्रेंड्स ये दो टाइप्स होती हैं आपके स्विच नेटवर्क की, एक पैकेट स्विच होता है और एक सर्किट स्विच होता है। पैकेट स्विच का मतलब ये होता है, हमने लेक्चर्स में बात की थी, आज मैं थोड़ा सा उसको रिपीट दोबारा कर देता हूँ कि आपका जो डाटा है इंटरनेट के ऊपर जो डाटा ट्रैवल होता है या नेटवर्क के ऊपर डाटा ट्रैवल होता है एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक, वो पैकेट्स की शक्ल में होता है। लाइक मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने सर्किट का जो वर्ड है इसको मैंने ट्रांसफर करवाना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, तो ये आपका जो है कन्वर्ट होगा किसमें, बिट्स की शक्ल में, और बिट्स के को मैं पैकेट की शक्ल बना दूंगा। मैं फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगा जी 1000 बाइट का जो पैकेट है वो जा रहा है, तो इस तरह मैं इसको जो कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मेरा डाटा कैसे सेंड हो रहा है। तो दैट इज पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में होता है कि आपके एक डेडिकेटेड सर्किट जो स्टैब्लिश हो जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, लाइक आपके टेलीफोन कॉल्स इस तरह होती हैं, और जब तक आप खुद से मीन सोर्स या डेस्टिनेशन में से कोई भी पर्सन उसको डिस्कनेक्ट नहीं करता तब तक ये आपका जो सर्किट स्विच नेटवर्क है ये स्टैब्लिश रहता है, और ये डेडिकेटेड होता है। उस लाइन को सिर्फ और सिर्फ वही सोर्स वही डेस्टिनेशन यूज कर सकती है और कोई इसको यूज कर नहीं सकता। पैकेट स्विच के अंदर एक ही पाथ को डिफरेंट सिस्टम्स के जो पैकेट्स हैं वो उसमें ट्रैवल किए जा सकते हैं, इनको ट्रैवल करवाया जा सकता है। तो याद रखिएगा पैकेट स्विच और सर्किट स्विच के अंदर मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो यहाँ पे मेंशन है सर्किट स्विच नेटवर्क डज नॉट इंश्योर डेडिकेटेड चैनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि सर्किट स्विच नेटवर्क जो है वो इंश्योर करता है डेडिकेटेड चैनल को। आपका पैकेट स्विच नेटवर्क है वो इंश्योर नहीं करता है डेडिकेटेड चैनल को, लेकिन सर्किट स्विच नेटवर्क ये काम करता है। तो इसलिए आपकी ये स्टेटमेंट या ये फॉल्स स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। नंबर 4, द कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल इज नोन एज मॉड्यूलेशन। हमने मॉडम की बात की थी, हमने कहा था मॉडम जो है वो मॉड्यूलेशन करता है, मीन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करता है। अब ये देखने का मॉड्यूलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, यहाँ लिखा है एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल मीन ए टू डी। इनफैक्ट ए टू डी आपकी जो वो बेसिकली क्या होती है, वो डी मॉड्यूलेशन होती है। डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल मीन डी टू ए जो है वो इनफैक्ट मॉड्यूलेशन कहलाती है। तो इसका मतलब ये आपकी स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसको मैं रॉन्ग कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स कि जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये आपकी राइट है या रॉन्ग है, तो हम कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज हमने चैप्टर नंबर 7 उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हमारे पास MCQs हो मीन एक स्टेटमेंट है उसके अगेंस्ट कुछ हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद है, हमने बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आंसर में लिखनी है, तो कैसे लिख सकते हैं। दूसरी बात हमने ये की कि उसके बाद कि फिल इन द ब्लैंक्स, कि एक स्टेटमेंट अवेलेबल है उसमें एक ब्लैंक स्पेस है, तो अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ उस ब्लैंक स्पेस को आप कैसे फिल आउट कर सकते हैं। लास्ट में बात की कि ट्रू फॉल्स या राइट रॉन्ग की, कि स्टेटमेंट अवेलेबल है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सी है और रॉन्ग स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। फ्रेंड्स इसमें कुछ पॉइंट्स सिर्फ आपने याद रखने, एक तो स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है, फिर उस स्टेटमेंट का एरिया आइडेंटिफाई करें किस एरिया से स्टेटमेंट ली गई है, और फिर उसके कॉन्सेप्ट को माइंड में लेके आप जो आंसर लिखें तो इंशाल्लाह आपका आंसर गलत नहीं होगा। उसके अलावा एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर ही कई दफ़ा आपको आंसर या उसका हिंट ज़रूर मिल जाता है, आप उसको भी यूज़ करते हुए जो आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो लेक्चर था वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।